और भारी विदेशी कर्ज ने थाई, इंडोनेशियाई और दक्षिण कोरियाई अर्थव्यवस्थाओं को उनके घुटनों के बल बैठा दिया था। अगस्त 2008 में रूबल संकट उभर कर सामने आया। जब रूस ने पुराने राजकोषीय घाटे से छेड़छाड़ की, उसने अपनी मुद्रा को घटा दिया और अपने कर्ज समय पर न चुकाने के कारण डिफाल्टर हो गया। अमेरिकी निवेशक पूरी तरह बर्बाद अर्थव्यवस्था को लेकर डरे हुए थे। डाउ जोन्स औद्योगिक सूचकांक औसत दिनों के मुकाबले 10% से भी अधिक गिर गया था। लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक था। रूबल संकट के कारण लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, एक अत्यधिक लीवरेज यूजर हेज फंड अस्तित्व में आया। 1998 के उत्तरार्ध में एलटीएमसी 4.6 बिलियन बचाने में कामयाब रहा और फेड ने बड़े पैमाने पर बेलआउट प्राप्त कर और ब्याज दरों में कमी कर सिस्टमिक आपदा को रोकने के प्रयास किए। यूरोप इसे बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पाया। जनवरी 1999 में बड़े संदेह और उदासीनता के समय में यूरो को लॉन्च किया गया। यूरो की कीमत अपने जन्म यानी व्यापार के पहले दिन $1.19 हो गई थी, लेकिन 2 साल के भीतर यह $0.83 का रह गया था। साल 2000 के मध्य में G7 सेंट्रल बैंकरों को इसे मल्टी बिलियन डॉलर के हस्तक्षेप के साथ आगे बढ़ाना पड़ा। तो सितंबर 1998 में शुरू होने वाले अल्पकालीन .com बूम की पृष्ठभूमि एक ऐसी दुनिया थी जिसमें कुछ भी काम नहीं कर रहा था। पुरानी अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकी। काम करने के लिए कुछ जरूरी था, और वह भी बड़े पैमाने पर काम करने के लिए। भविष्य सभी के लिए बेहतर होगा। अप्रत्यक्ष प्रमाण से इंटरनेट की नई अर्थव्यवस्था आगे के लिए एकमात्र रास्ता था। सितंबर 1998 से मार्च 2000 तक का बूम। सितंबर 1998 से मार्च 2000 तक केवल 18 महीने तक ही .com उल्लास पागलपन के स्तर तक था। इसे हम सिलिकॉन वैली की सोने की दौड़ कह सकते हैं। हर जगह पैसा था और उत्साहजनक लोगों की कोई कमी नहीं थी। हर हफ्ते दर्जनों नए स्टार्टअप ने सबसे भव्य लॉन्चिंग पार्टी देने की प्रतिस्पर्धा की, लेकिन पेपर करोड़पति हजारों डॉलर के डिनर बना रहे थे और अपने स्टार्टअप के शेयरों के साथ भुगतान कर रहे थे। कभी कभी यह काम भी कर जाता था। लोगों के झुंड बड़ी पगार वाली अच्छी नौकरियां छोड़ स्टार्टअप में शामिल हो रहे थे। एक छात्र जो मुझे पता था कि 1999 में 6 अलग अलग कंपनियों को चला रहा था। आमतौर पर इसे 40 वर्षीय स्नातक होने के बाद एक बार में आधे दर्जन कंपनियों को शुरू करने के लिए पागल माना जाता है, लेकिन 90 के उत्तरार्ध में लोग विश्वास कर सकते थे कि यह एक विजेता उद्यमी था। सभी को यह पता होना चाहिए था कि बूम अस्थिर था। सबसे अधिक सफल कंपनियां एक तरह के एंटी बिजनेस मॉडल को गले लगाने लगी थी, जहां वे पैसा खो देते थे। जैसे संगीत बजने पर लोगों को नाचने के लिए दोष देना तर्कहीन लगता है, वैसे ही यह तर्कहीनता भी तर्कसंगत थी कि अपने नाम के पीछे .com जोड़ने से रातों रात आपका मूल्य दोगुना हो सकता है। पेपाल बूम। जब मैं 1999 में पेपाल चला रहा था तो मैं अपने कामों से डर गया था। इसलिए नहीं कि मैं अपनी कंपनी में विश्वास नहीं करता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहां पर हर कोई हर किसी पर विश्वास करने को तैयार था। जहां भी मैंने देखा, लोग कंपनी शुरू कर रहे थे और कंपनियों को बंद कर रहे थे। एक परिचित व्यक्ति ने मुझे बताया कि कैसे उसने अपनी कंपनी को शुरू करने से पहले अपने बेडरूम से आईपीओ की योजना बनाई थी। उसे यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। इस तरह के वातावरण में सैद्धांतिक रूप से अभिनय करना सनकी लग रहा था। कम से कम पेपाल के पास तो एक उपयुक्त बड़ा मिशन था। हम अमेरिकी डॉलर की जगह एक नई इंटरनेट मुद्रा बनाना चाहते थे। हमारा पहला उत्पाद लोगों को एक पाम पीढ़ी से दूसरे में पैसे भेजना था। इस विचार को 10 सबसे खराब
व्यावसायिक